करते हैं, फिर मैं हैंडआउट देखता हूँ कहाँ तक पढ़ा था, फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1 says which pair of substance reacts to form salt and water only। तो सॉल्ट एंड वाटर, इसमें से क्या चीज बनाएगी हमारे पास? अगर ऑप्शन ए देखें तो इसमें हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो दो सॉल्ट्स कभी भी मिलके सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनाता, ठीक है। वो दो सॉल्ट्स बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने देखा है। पार्ट बी में देखो तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली है और इथेनोइक एसिड इज एन एसिड, तो दे विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये बी है इसका आंसर। सी जो है वो सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट और एसिड मिलके सॉल्ट वाटर तो बनाता है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। तो ये जो सॉल्ट बनाएगा डेट वुड बी सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन में हमें कह रहा है सॉल्ट एंड वाटर ओनली, दैट्स इट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। डी जो है वो मेटल और एसिड है। मेटल और एसिड जो है वो सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनाते, बल्कि मेटल और एसिड क्या बनाते हैं, जिंक और HCl। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोइक एसिड का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है CH3COOH। इट विल प्रोड्यूस सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट को हम लोग यूं लिखते हैं एंड वाटर। तो बी इज द आंसर। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कहीं पे कुछ समझना है। सर ये सी पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? देखो ये हम लोगों एक्वस ने जब सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शंस पढ़े थे एसिड के, तो एसिड्स के रिएक्शन में जब एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमें याद रखना है। जो हमारा हैंड आउट था ना एसिड एंड बेसिस का, दिखा देता हूँ एक बार। इसमें रिएक्शंस ऑफ एसिड जहाँ पे पढ़ा है, तो इसमें जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ये रहा सोडियम कार्बोनेट, तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट किससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, राइट। सही है सर। इसी तरह हम लोगों ने जब देखा था कि जब एसिड एंड अल्कली रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड एंड अल्कली भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और उस रिएक्शन को हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। अच्छा, और एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एसिड को जो है हम न्यूट्रलाइज कर दें, चाहे बेस से रिएक्ट करवाएं चाहे अल्कली से रिएक्ट कराएं, और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में कह रहा है विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन। तो रिएक्शन ए जो है वो एसिड है और अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तो इट विल एक्ट एज अ बेस। तो एसिड एंड बेस मिलके हमारे पास सॉल्ट बना रहा है। इसमें वाटर दिख नहीं रहा, लेकिन वाटर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अमोनिया है ना, इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेसिक गैस है। जैसे हमारे पास H2SO4 है, अमोनिया को जब आप वाटर में डालते हो तो अमोनिया पहले क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दिस एक्ट एज एन एल्कली। तो अमोनिया, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ अमोनिया लिखूंगा तो प्रोडक्ट में सिर्फ अमोनियम सल्फेट बना देंगे। लेकिन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि देखो पानी तो है ना, एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में, तो अमोनिया गैस भी अगर मैं एसिड से बबल कराता हूँ, उसमें डालता हूँ, तो वो पहले वाटर के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं कंप्लीट लिखूं तो ये इस तरह से बनता है H2SO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, it will produce ammonium sulfate salt and water H2O, right? So this is also a neutralization reaction.
क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन। इसी तरह सी और डी देखो, तो डी तो क्लियर कट एसिड और अल्कली है, तो ये तो है सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह सी जो है वो एसिड है और बेस है, अगेन दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। बी में देखो एक एसिड को उन्होंने रिएक्ट करवाया है सॉल्ट के साथ। जब आप सॉल्ट और एसिड डाल रहे हो तो हमें पता है कि ये आइंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे दोनों। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ लग के बेरियम सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड के साथ लग के HCl बन गया। दिस इज अ रिएक्शन जो कि हो रहा है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सॉल्ट एंड वाटर नहीं बन रहा है। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन ए में भी वाटर बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन ये H2SO4 एसिड है और अमोनिया इज अ बेस, तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है वो कौन सा है, वो बी नहीं है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सर ये हैंडआउट्स लिखे हुए आते हैं, लेकिन फिर जब मैं गूगल क्लासरूम पे चेक करता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही खाली होते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं है। जी, जैसे कौन से, ये वाले कह रहे हो? नहीं, ये वाले नहीं, जैसे फिर जैसे आप दिखाते हैं वैसे टॉपिक वाइज नहीं आते, बस ये लिखा होता है हैंडआउट्स और वर्कशीट्स। नहीं, तो आप टॉपिक में जाओ ना। अगर आप एसिड एंड बेसिस के टॉपिक में जाओगे गूगल क्लासरूम में, तो वहां पे आपको मिलेगा। ये दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करो गूगल क्लासरूम को। देखो, आप जब क्लास ज्वाइन करते हो तो आपके पास इस तरह से आता होगा जी, जो वर्कशीट, यही हैंडआउट। मैंने खोला हुआ था, ठीक है, एडिटेड 15 दिसंबर। ये ओके। बिल्कुल अब खाली नजर आ रहा था। हाँ, ओके, अब आप अगर उस पर डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे यूज़ कर रहे हो गूगल क्लासरूम। अगर आप जी, कंप्यूटर के ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हो तो क्लास वर्क जो है ना वो आपके ऊपर लिखा हुआ होगा। अगर आप टैबलेट या मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो नीचे देखो क्लास वर्क लिखा हुआ है। नहीं सर, मैं नीचे तो तीन, पीसी पर यूज कर रहा हूँ। हाँ, पीसी पे ऊपर लिखा हुआ होता है। आपने नीचे यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन पे आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी नीचे, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। कंप्यूटर में आपको ऊपर दिखेंगी ये क्लास वर्क, आपने क्लास वर्क ढूंढना है। अभी यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना क्लास वर्क लिखा हुआ, जी, ठीक है। आपको कंप्यूटर में ये ऊपर मिलेगा लिखा हुआ, आपने बस इसको इस पे जाना है। आप जिस डिवाइस पे भी यूज करोगे आपने क्लास वर्क ढूंढ लेना है, उसमें कहाँ है। क्लास वर्क पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये सारे टॉपिक आपके लिखे हुए आ जाएंगे। अब इसके अंदर आप जाओगे ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे, तो इसमें हैंडआउट पे जाओ, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जी तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, क्लास वर्क ढूंढो, उसमें सर, मैंने इसमें मिल से जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पूरा कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, मोल्स कर लिया, ये एसिड बेस सॉल्ट कर लिया, काइनेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये पीरियोडिक टेबल करना है। नहीं, अभी नहीं करना है, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा ना तो उसके बाद करना है। ठीक है, वो अक्टूबर और ये नवंबर के लेक्चर्स हैं, मेटल्स। वो थोड़े फास्ट हैं, तो वो रिवीजन क्लासेस हैं बेसिकली, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। मेटल्स अभी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया उसकी ना। आपको जो अभी तक मैंने चैप्टर्स पढ़ाया है ना इस क्लास में, इस बैच में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जी, केमिकल बॉन्डिंग, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ठीक है, एलिमेंट मिक्सचर इन कंपाउंड्स, एंड नाउ वी आर डूइंग एसिड एंड बेसिस। तो आप लोग जी, वहीं तक करो। एसिड एंड बेसिस भी अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आगे मजीद भी है उसमें, करना चाहो तो कर सकते हो। और मोल्स, यस, मोल्स भी आपको करवा दिए, तो आप मोल्स भी देख सकते हो उसमें से। बाकी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपकी क्लासेस अपलोड होती जाएंगी वहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन 3 कह रहा है हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब किसी एलिमेंट को अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दो तो वो जो कंपाउंड होता है वो हाइड्राइड्स होता है। जैसे हमने ऑक्साइड्स पढ़ा था ना, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड होता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है तो वो हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब द हाइड्राइड ऑफ कार्बन डेट कंटेन्स 4 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन CH4 बनता है, मीथेन गैस, एंड 1 कार्बन इज कॉल्ड अ मीथेन। ठीक है, यू नो कि ये मीथेन गैस होती है। अगर किसी को ये नहीं पता है तो ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ेंगे। वैसे बॉन्डिंग में भी ये डिस्कस्ड हुआ है कि ये मीथेन गैस होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है हमारे पास, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट।
अक्सर क्वेश्चंस करते वक्त आप नॉट का वर्ड भूल जाते हो। आप ऑप्शन ए पढ़ोगे, बोलोगे ऑप्शन ए तो इसने बिल्कुल सही लिखा है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो फॉर्मूला बनता है CH4 वो तो मीथेन का होता है, जल्दी में ये ऑप्शन टिक करके आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में देखो वो कह रहे हैं नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट है लेकिन आंसर हमारा ये नहीं बन रहा है अभी। पार्ट बी में कह रहा है द हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन क्या होगा? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वो बनता है HCl। HCl हमें पता है कि एसिड है, उसको जब पानी में डालते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन डिसोसिएट होगा, तो H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक बनेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट वो गलत कह रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। Question 4 says a colorless solution reacts with magnesium to form salt and hydrogen gas. Magnesium metal है, कलरलेस सॉल्यूशन क्या होगा जिससे रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है? तो हमने एसिड का रिएक्शन देखा है कि अगर जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो व्हाट वुड बी द कलरलेस सॉल्यूशन? दैट वुड बी आवर एसिड। क्वेश्चन 5 में आयनिक इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Which is the correct ionic equation including the state symbol for this reaction? देखो आयनिक इक्वेशन हमने बनाना सीखी है, अगर आप इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें आयनिक इक्वेशन दोबारा से प्रैक्टिस कर लोगे तो पहली बात तो ये देख के इक्वेशन हमें हम लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले जो है वो इसकी आयनिक इक्वेशन पूरी तुम लोगों को रिकॉल कराता हूँ कि बनती कैसे है। अब वो ये क्वेश्चन में कह रहा है पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब आपको एक तो ये याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने एसिड के अंदर डाला है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होती है या नहीं होती? एसिड तो देखो डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है, एक्वस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या सॉलिड रहता है या एक्वस बनता है, ये आपको कहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ पे आपने याद की थी? ये फॉर्मेशन हम लोगों ने जब सॉल्ट्स पढ़े, ये वाला जिसमें हमारी बात हुई थी कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये वाला टेबल है जिसमें वो कह रहा था कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। तो अभी हमें दिए हुए है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है। इट मींस के पानी में वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, डिसोसिएट नहीं करेगी, एक्वस फॉर्म में नहीं आएगी, अपने आयंस नहीं बनाएगी वो। तो कुछ चीजें जो हैं वो आपको यहाँ से समझ लो एक तरह से रटनी है, रटी भी होंगी तो फिर आप क्वेश्चन कर सकोगे। तो पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस, अब तुम्हें पता है कि सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट का इसने नाम भी दे दिया है कैल्शियम क्लोराइड। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, वही टेबल जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक्वस बनेगा। वाटर, वाटर आपको पता है सिंपल मॉलिक्यूल है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इज अ गैस, सिंपल मॉलिक्यूल है, ये भी डिसोसिएट नहीं होती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है दिस इज सॉलिड। अब आयनिक इक्वेशन बनाते वक्त जो एक्वस होते हैं उनके तो हम आयंस बना देते हैं, लेकिन जो एक्वस नहीं होते वो इसी फॉर्म में रहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इसी फॉर्म में रहेगा। HCl जो है उसका क्या होगा, वो H पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बना लेगा। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है तो इट विल फॉर्म Ca2 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। इसमें देखो इक्वेशन बनाते वक्त ना बैलेंसिंग प्रॉपर कर लेना, बैलेंसिंग शुरू में ही कर लेना, आखिर के लिए नहीं छोड़ना। तो इसकी बैलेंसिंग अगर करोगे तो HCl के साथ यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि क्लोराइड जो है वो राइट साइड पे, क्लोरीन जो है वो 2 है, क्लोरीन के एटम्स। हाइड्रोजन HCl के साथ जब मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, लेफ्ट साइड पे 2 हो गए, तो राइट साइड पे हाइड्रोजन अगर देखो तो सिर्फ वाटर के साथ हाइड्रोजन है जो कि 2 है। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर देखो राइट साइड पर, तो राइट साइड पर हमारे पास एक ऑक्सीजन वाटर के पास है और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास है, तो टोटल 3 ऑक्सीजन है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे भी कैल्शियम कार्बोनेट के पास सिर्फ ऑक्सीजन है जो कि 3 है। मतलब ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गई है।
अब जब आप HCl को क्या कहोगे, HCl को अगर आप डिसोसिएट कराओगे तो 2H पॉजिटिव आइन निकलेगा और 2Cl नेगेटिव आइन निकलेगा। तो ये काम आप साथ लेके चलोगे, आयनिक इक्वेशन एंड में बनाने के बाद बैलेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वाटर जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इट विल नॉट डिसोसिएट। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो सेम आइंस हैं उनको जो है मैं क्या करूंगा, सर्किल कर दूंगा। जैसे क्लोराइड है लेफ्ट पे और राइट पे भी है, तो ये हमारे कहलाते हैं स्पेक्टेटर आइंस, और ये आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखे जाते। जो बचा है वो लिख दोगे आयनिक इक्वेशन में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सर्किल नहीं हुआ, ये लिख दोगे सॉलिड फॉर्म में। H पॉजिटिव आइन, 2H पॉजिटिव आइन, जो भी आइंस होते हैं उनका स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होता है। अगेन कैल्शियम बचा है राइट साइड पे, Ca2 पॉजिटिव एक्वस। क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मैंने सर्किल किया हुआ है, स्पेक्टेटर आइन था, लेफ्ट पे भी था राइट पे भी था, तो वो हम आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखते। और क्या बचा, वाटर H2O, और ये इसकी स्टेट लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी स्टेट गैस है। देखो वाटर की स्टेट हमेशा लिक्विड होती है जहां भी बन रहा होता है, वाटर कभी भी एक्वस फॉर्म में नहीं लिखोगे। और कोई भी गैस है वो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जितनी भी आज तक गैसेस पड़ी हैं वो सब इसकी स्टेट गैसियस ही लिखोगे। तो ये हमारे पास जो है वो आयनिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब ये ऑप्शन डी है हमारे पास, लेकिन क्या ये क्वेश्चन देख के आप पूरी आयनिक इक्वेशन बनाओगे? जरूरत नहीं बनाने की। देखो अगर आप सिर्फ इक्वेशन देख के कैल्शियम कार्बोनेट देख के ही इतना ही रिकॉग्नाइज कर लो ना कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो वो देख के आप ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही हटा दोगे कि इसने कैल्शियम कार्बोनेट को आयंस की फॉर्म में कैसे कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे। ठीक है, रहा सवाल ए का, तो ए में कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन बाकी की इक्वेशन देखो तो वो पूरी की पूरी सिंपल इक्वेशन लिखी हुई, आयनिक इक्वेशन थोड़ी है। HCl जो है वो आयंस की फॉर्म में, एक्वस अगर है तो उसको आयंस की फॉर्म में लिखना था ना, उसने नहीं लिखा हुआ, तो ए ऐसे गलत हो गया, तो बचा कुचा हमारे पास डी आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को स्मार्ट रहना पड़ेगा क्वेश्चंस करते वक्त। MCQ है, 1 मार्क का होता है। अगर आप ये अगर इन केस फंस जाओ, नहीं रिकॉग्नाइज कर सको, तो अल्टीमेट हल क्या है कि आप पूरी आयनिक इक्वेशन बनाओगे। सही है, बना लेना, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि वो क्लियर कट एलिमिनेट होते जाएंगे। अगर आप देखो ऑप्शन ए पॉसिबल ही नहीं है, कोई आयन ही नहीं दिया हुआ, तो आयनिक इक्वेशन में कहाँ से इसको कह रहा है वो। बी और सी में कैल्शियम कार्बोनेट को उसने आयन बना दिया, और डी में डी मुझे सही लग रही है क्योंकि बची मेरे पास डी, और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट नहीं हुआ है। लेकिन आप सही आंसर तक तभी पहुंच सकोगे जब आपने आयनिक इक्वेशन की प्रैक्टिस की हुई है कि हाँ भाई आयनिक इक्वेशन ऐसे बनती हैं। तो इसलिए बगैर करे बैक ऑफ द माइंड पे आप ये आंसर इसका सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई सवाल है या बढ़े आगे? Question 6 again, which ion causes the acidity in dilute acid? Hydrochloric acid. तो acidity causing ions are H positive ions. H positive ion create करते हैं ना acidity, तो B हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या ऑक्साइड्स पढ़ लिए थे? इस क्लास में, लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट से लास्ट क्लास भी रिकॉल करो, और लास्ट क्लास भी। जवेरिया, अली, अहमद, ज़ारा, यू गाइस आर रेगुलर इन दिस क्लास ना? अच्छा जी, जब हमने ऑक्साइड्स पढ़ ली थी तो क्वेश्चन 8 जो है ये आप फिर कर सकते हो। विच पेयर ऑफ गैसेस आर बोथ नॉन एसिडिक? ठीक है, नॉन एसिडिक कह रहा है, तो अमोनिया हमारे पास बेसिक गैस है। मीथेन जो है ना तो वो एसिडिक गैस होती है ना वो बेसिक गैस होती है, वो न्यूट्रल होती है, तो उसको मैं नॉन एसिडिक तो कह सकता हूँ ना। सिमिलरली ऑप्शन बी देखो तो उसमें भी अमोनिया है जो कि बेसिक गैस है। ऑप्शन सी में मीथेन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखो हम लोग ऑक्साइड्स की बात करते हैं ना, कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर थे।
तो ऑप्शन डी देखो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों की दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो दोनों एसिडिक होंगे। तो ऑप्शन डी तो हमारा हो नहीं सकता, वो कह रहा है नॉन एसिडिक होने चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो होते ही एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। सही है। सिमिलरली ऑप्शन सी देखो तो उसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो सी भी नहीं हो सकता। बचा ए और बी। बी में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगेन नॉन मेटल ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड बनेगी, बी भी नहीं हो सकता। ए में अमोनिया है और मीथेन है, मीथेन इज न्यूट्रल, CH4 ये ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल होती है, तो ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है। और अमोनिया इज अ बेसिक गैस, अमोनिया इज NH3 इज अ बेसिक गैस। अमोनिया के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, दिस इज अ बेसिक गैस। तो इन दोनों में से कोई भी एसिडिक तो नहीं है ना, तो ए जो है वो दोनों की दोनों नॉन एसिडिक है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, when the product of a reaction between two gases is added to water, दो गैसेस का कोई रिएक्शन करवाया और उनके प्रोडक्ट को पानी में डाला तो सॉल्यूशन ऑफ PH7 इज फॉर्म्ड व्हिच कुड बी दीज गैसेस। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको रिएक्ट कराओगे तो HCl बनेगा। HCl इज एन एसिड और इसका pH क्या होगा, लेस देन 7, न्यूट्रल तो नहीं हो सकता। ठीक है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मिलके बनाएगा अमोनिया गैस NH3, ये आगे अमोनिया के चैप्टर में भी देखेंगे। दिस इज अ बेसिक गैस, और अगर जो बेसिक गैस बनेगी तो उसका pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2NO2 ये मिलके क्या बनाएगा, वाटर, वाटर इज न्यूट्रल जिसका pH क्या होता है, 7। ठीक है, तो सी हमारा ऑप्शन है। डी देखो, डी में कह रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, आगे ये रिएक्शन भी देखोगे, ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है, तो इसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा। तो ये कह रहा है कि pH 7 होना चाहिए, तो pH 7 किसका होता है, वाटर का होता है। सी इज द ऑप्शन, इज द राइट आंसर। तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, तुम लोग को समझ आ रही है बात, चुप क्यों हो आज सारे। जी आ रही है समझ सर। चलो अच्छी बात है, आ रही है तो क्वेश्चन 10 फिर मुझे बता दो, कौन बताएगा। क्वेश्चन 10 में कह रहा है 4 सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इन अ सॉलिड आर मेड अ गिवन। अच्छा, अब इन विच मिक्सचर डज अ गैस फॉर्म, तो पहला जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट है। अब देखो इसके लिए ना जो रिएक्शंस पढ़े हैं ना, जो हैंडआउट में रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनकी पक्की पक्की तुम्हें ना मेमोरी होनी चाहिए, जब जाके तुम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकोगे। तो एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है ना, और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट है। और जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। देखो एल्कली का तुम लोगों को एक अलग से रिएक्शन पढ़ाया गया था, एक तो एल्कली का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, और एक एल्कली का रिएक्शन होता है अमोनियम सॉल्ट के साथ। तो ये जो अमोनिया वाला, इसमें देखो क्या था हमारे पास, जब भी अमोनियम सॉल्ट में क्या होता है, अमोनियम कैटाइन होगा NH4+1, और उसके साथ क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाया हुआ है, नीचे वाली इक्वेशन में अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है। सही है, तो जब भी अमोनियम सॉल्ट
इसी तरह अमोनियम फॉस्फेट भी आता है, ये भी अमोनियम सॉल्ट है, मतलब अमोनियम कैटाइन होना चाहिए आपके पास। अमोनियम फॉस्फेट ये होता है NH4 सही है। और फॉर्मूला बनाना भी आपकी प्रैक्टिस पक्की होनी चाहिए। अगर मैंने अमोनियम सॉल्ट बनाया है तो कुछ लोग अभी तक यही परेशान है कि अमोनियम सॉल्ट बनता कैसे। भाई NH4 पॉजिटिव 1 होता है, फॉस्फेट जो होता है PO4 3 नेगेटिव होता है। तो यह आपने एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में जो पढ़ा था वो सारा का सारा अभी सब यूज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका, और 1 जो है वो PO4 के साथ आ गया। तो जब भी अमोनियम सॉल्ट अल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनके साथ रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। अल्कली के दो ही रिएक्शंस मैंने पढ़ाए, एक तो अमोनियम सॉल्ट के साथ और दूसरा एसिड के साथ। एसिड के साथ जो अल्कली रिएक्ट करता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और ये रिएक्शन वेल नोन है विद द नेम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसकी आयनिक इक्वेशन भी बना चुके हो तुम। इसकी आयनिक इक्वेशन H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव वाटर। तो ये तो बहुत यूज होती है पास पेपर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब ये जो पहला रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सॉल्ट, मतलब इसमें तो गैस बन रही है ना, वो पूछ रहा है कि किस किस में गैस बन रही है, तो इसमें तो गैस बन रही है। ठीक है मौजम, क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करा रहे हो तो गैस फॉर्म हो रही है ना, टिक लगाओगे ना इस पे, गैस इज फॉर्म। C और D तो गलत हो गया। सही है मौजम, बात समझ आई? चेंज कर दिया आंसर। अच्छा अच्छा, बी हमारे दूसरा कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम एल्कली और मेटल का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कोई बताएगा मुझे? सर इसका रिएक्शन होता भी है? इसका रिएक्शन होता भी, सवाल तो ये है क्या कहीं इसका रिएक्शन मैंने पढ़ा है एल्कली और मेटल का? मैंने एसिड और मेटल का पढ़ाया है। देखो इसको सब जल्दी में यही कंफ्यूज करते हैं कि ये एसिड और मेटल के रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्शन है। लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है इसने, एल्कली है। एल्कली और मेटल का तो कोई रिएक्शन मैंने पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है। जब रिएक्शन ही नहीं होता तो गैस किस बात की बनेगी? तो कोई गैस नहीं बनेगी इस रिएक्शन में। तो मतलब A और B अभी भी दोनों ही सही हो सकते हैं। आगे चलो, एसिड और अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? कहीं नहीं पढ़ा है ही नहीं रिएक्शन। आखिरी वाले कॉलम में एसिड एंड मेटल, हाँ भाई एसिड और मेटल का रिएक्शन अभी तो पढ़ा है। जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगी, पहले वाले रिएक्शन में अमोनिया गैस बनेगी। जो दूसरे बीच के दो रिएक्शन है उसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो गैस किस बात की बननी है? तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। सही है। किसी को अगर समझ नहीं आई है ये बात तो पूछो, हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर आ गया सबको समझ तो हम आगे, कोई रोकेगा तो फिर हम रुकेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। नोबडी, ओके। क्वेश्चन 12 जो है ना, क्वेश्चन 12 हमारे पास अक्सर आया है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात भी नहीं है। देखो जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं ना, उसका रीजन ये होता है कि वो अक्सर गलत हुए होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने गलत किए हुए होते हैं, इसलिए एग्जामिनर जो है उनको बार बार दे रहा होता है क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुश्किल कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास जो रिएक्शंस की नॉलेज है उसी से होगा। अब वो कह रहा था डायग्राम शो सम रिएक्शंस ऑफ कॉपर कंपाउंड्स विच चेंज इज मेड बाय एडिंग एन एसिड। देखो पहला रिएक्शन हुआ है ए, इसमें क्या हुआ है, कॉपर कार्बोनेट में अगर एसिड डालो, जैसे मैंने एसिड की HCl ले लिया चेक करने के लिए ना, तो कार्बोनेट में एसिड डालते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है, विच चेंज इज मेड बाय एन एसिड। अगर मैं कार्बोनेट में, किसी भी मेटल कार्बोनेट में एसिड डालूंगा तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई रिएक्शंस में, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड है वो सॉल्ट तो नहीं है। अगर मैं कॉपर कार्बोनेट में कोई भी
एसिड डाल दूं, HCl डाल दूं, चाहे H2SO4 डाल दूं, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, H2SO4 डालूंगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, सही है। नाइट्रिक एसिड डालूंगा तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सॉल्ट बनेगा ना, एक मेटल आयन, और या तो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट या कार्बोनेट, ऑक्साइड नहीं बन सकता। तो मतलब ये जो ए इसने लिखा है, ये रिएक्शन करा जरूर होगा उसने, किसी तरह कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड बनाई होगी, लेकिन एसिड डाल के नहीं बनाई है। वो ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ वो वाला रिएक्शन चूज करके बताओ जो एसिड डाल के हुआ है, एसिड डाल के नहीं हुआ ये। इसी तरह बी जो है वो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बना रहा है, ऐसा भी कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, कॉपर मेटल से मैं कॉपर ऑक्साइड में जा सकता हूँ, एसिड डाल के फिर भी नहीं जा सकता। अगर मैंने कॉपर मेटल में अगर मैंने एसिड डाला HCl, तो वो सॉल्ट बनाएगा ना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कॉपर क्लोराइड। H2SO4 डालूंगा तो कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर एसिड डाल के ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। सिमिलरली सी को अगर देखो तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर में गया है। अगेन कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्ट है, सॉल्ट में एसिड डाल के मेटल में नहीं जा सकता। हाँ, मेटल में एसिड डाल के सॉल्ट बना सकता हूँ। अगर ये सी उल्टा लिखा होता ना एरो, तो ये रिएक्शन होता, लेकिन ये तो अभी कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है, तो ये रिएक्शन भी नहीं है। डी देखो, कॉपर कार्बोनेट से कॉपर सल्फेट बना है। अच्छा, कॉपर कार्बोनेट से कॉपर सल्फेट बन सकता है। कॉपर कार्बोनेट में मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालूं H2SO4, क्या बनेगा सॉल्ट? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डी इज द पॉसिबल रिएक्शन जो कि हमने एसिड डाल के किया होगा। और कौन सा एसिड डाला होगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देखो याद रखना, अब जितना तुमने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा नॉलेज जो है वो एक ही क्वेश्चन में भी घुसा सकता है आगे पीछे से। बिल्कुल ऐसे नहीं समझना कि पेपर सिंक्रोनाइज नहीं आएगा, कि पहले वो एसिड तुम्हें जो है वो एसिड के ही क्वेश्चन देगा, फिर बेस के देगा, फिर पीएच के देगा। नहीं, वो तुम्हें मिक्स देगा, पीएच का पहले आ जाएगा। तो तुम्हें वो हैंड आउट जो है ना, ऊपर नीचे सिर्फ याद करना काफी नहीं है। याद करने के बाद उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो कहाँ से सीखोगे? पास पेपर से सीखोगे। और कॉन्सेप्ट चेकिंग सबसे अच्छी तुम्हारी होती है पेपर 1 से। पेपर 1 में क्योंकि जब घूम रहे होते हो ना तुम इधर से उधर लेके, तो तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा होता है। तो पेपर 1 पहले करा करो, फिर पेपर 2 करा करो। अच्छा जी, टाइट्रेशन थोड़ा सा डिस्कस हुआ था प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में। टाइट्रेशन इज अ प्रोसीजर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लेते हैं या अल्कली लेते हैं, और ऊपर ब्यूरेट से हम लोग जो है अल्कली एसिड ऐड करते हैं। टाइट्रेशन से क्या होता है कि जितना भी एसिड नीचे मेरा है, सारा का सारा मैं न्यूट्रलाइज करवा सकता हूँ एग्जैक्टली। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाले बगैर मैं न्यूट्रलाइज करवा सकता हूँ उसको। अगर एक्सेस में डाल दो तो वो अलग बात है। तो इनिशियली कॉनिकल फ्लास्क में सिर्फ और सिर्फ एसिड है, तो इसका जो पीएच होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? लेस देन 7 होगा। जैसे जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करना शुरू करोगे, तो एसिड में से जो H पॉजिटिव आयन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाना शुरू होगा। तो क्या होगा? आहिस्ता 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 सारे H पॉजिटिव आयन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, अगर आपने टाइट्रेशन बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन पे ले जाके रोक दिए, सारे के सारे H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज करवा दिए, वो पॉइंट हमें कैसे पता चलता है? अगर हमने इंडिकेटर डाला हुआ है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। तो जैसे ही इंडिकेटर हमारा कलर चेंज करता है, हम कहते हैं कि एंड पॉइंट आ गया और टाइट्रेशन यहाँ पे रोक देनी चाहिए। लेकिन मैं मजीद अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालना शुरू करूंगा, तो H पॉजिटिव आयन तो सारे के सारे खत्म हो गए। अब सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन आना शुरू हो जाएंगे, और ये सोल्यूशन फिर एसिडिक से अल्कलाइन बन जाएगा। ठीक है, और पीएच जो है वो अल्कलिनिटी वाला आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम hydroxide solution was added to dilute hydrochloric acid. The pH of the solution in the flask was measured at intervals until no further change of pH took place. मतलब वो pH जब तक चेंज हो रहा था तब तक वो नहीं रुका। pH चेंज होना कब बंद हो जाएगा? देखो pH जो है वो पहले एसिडिक होगा, इसका ना ग्राफ भी बनता है ऐसे, जिसको टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। अभी मैंने ब्यूरेट में अल्कली लिया हुआ है, तो मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड
और वाई एक्सिस पे मैं लिखूंगा पीएच। फिलहाल हमने कॉनिकल फ्लास्क में नीचे जो है वो एसिड लिया हुआ है और पीएच जो है हम फ्लास्क का चेक कर रहे हैं, तो इनिशियली पीएच जो होगा वो एसिडिक होगा, 7 से नीचे होगा। जैसे जैसे आप इसमें अल्कली डालोगे तो एक वक्त आएगा कि सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और मजीद अल्कली डालोगे तो फिर पीएच बढ़ के अल्कलिनिटी में आ जाएगा। तो जब पीएच चेंज होना बंद हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है, आपने एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अंदर डाल दिया और फ्लास्क के अंदर एसिड खत्म करके सोल्यूशन को अल्कलाइन कर दिया, और जब अल्कलाइन कर दोगे तो पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा था व्हाट वुड बी द पीएच चेंज इन दिस रिएक्शन until no further change took place। ये बात लिखी हुई है ना, मतलब वो पीएच सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में डाल चुका है, सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज करवा चुका है, और पीएच जो है वो अल्कलिनिटी में ला चुका है, मतलब इंक्रीज कर दिया है 7 से बड़ा है, और 7 से बड़ा है इसमें एक ही ऑप्शन है, इंक्रीजेस टू 12। हाँ भाई, एनी क्वेश्चंस? मजा नहीं आ रहा यार, आज कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। अच्छा, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास जो होता है वो, जैसे पीएच मुझे चेक करना है, अगर मुझे एसिड चेक करना है, कोई सोल्यूशन अगर एसिडिक है या नहीं है, तो मैं उसमें लिटमस पेपर डाल के चेक कर सकता हूँ। जो लिटमस है मेरा, अगर वो एसिड में डाला है तुमने, तो लिटमस का कलर क्या हो जाता है, रेड। अगर लिटमस मैंने बेस में डाला है या अल्कली में डाला है किसी, तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। ठीक है, तो लिटमस कभी जब काम करता है जब आप एक्वस चीज में डालते हो, मतलब एसिड में या बेस जो होता है, अगर सॉलिड है तो वो लिटमस कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, अगर वो बेस सॉल्युबल इन वाटर है, अल्कली बना चुकी है, तो उस अल्कली में अगर लिटमस डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने पीएच मेजर करने के लिए एक पीएच मीटर के बारे में भी पढ़ा था, जिसका प्रोब आप सिंपल सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हो और वो पीएच दे देता है। इसी तरह हमारे पास एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर किस तरह से पीएच मेजर करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ना एक बीकर है, इसका जो पीएच है वो अननोन है। अब मुझे नहीं पता कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन है। मैं इसमें क्या करूंगा, आई विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा, और वो जो कलर चेंज होगा उस कलर चेंज की बेसिस पे मैं पीएच पढ़ूंगा। पीएच कैसे पढ़ूंगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ एक पीएच चार्ट आता है, उस पीएच चार्ट पे ना डिफरेंट शेड्स होते हैं कलर के। अगर फॉर एग्जांपल कलर जो है वो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, इस तरह से लाइट येलो है, या फिर ग्रीन में ग्रीन तो नहीं, खैर ब्लू होता है, तो अगर इस कलर मैच करोगे, स्ट्रिप पे जो कलर्स दिए हुए हैं उस हर कलर के साथ उसका एक पीएच लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पीएच 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो और जैसे ग्रीन कलर जब आता है ना, तो उसका पीएच होता है 7। तो ये कलर्स आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि विद यूनिवर्सल इंडिकेटर वी आर गिवन अ पीएच चार्ट, एडिंग few drops of universal indicator in a solution changes the color of a solution. If we match that color with the pH chart, we can find out the respective pH of that solution. जो भी कलर आ रहा है इसमें, फॉर एग्जांपल अगर few drops of universal indicator डालने पे सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया है, तो आप देखोगे चार्ट पे ऐसा कलर कहाँ पे दिखा हुआ है, ऐसा कलर यहाँ दिखा हुआ है pH 7 पे, तो आप बोलोगे कि सोल्यूशन का pH जो है वो 7 है, राइट। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स याद नहीं करने हैं आपको, क्योंकि वो तो बहुत सारे होते हैं। आपने बस न्यूट्रल, जब यूनिवर्सल इंडिकेटर न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला जाता है ना, तो उसका कलर क्या होता है वो आपने याद रखना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जब pH 7 यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन में जब डाला जाता है, तो उसका कलर होता है ग्रीन। वो ग्रीन कलर आपने याद रखना है। ठीक है, ये बात लिख लेना, हैंडआउट में मैंने कहीं लिखी भी नहीं है, बात क्वेश्चंस में आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अपने पास नोट्स में इसको जरूर ऐड कर लो।
अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग जरा मुझे बताओ करके। क्वेश्चन 21, the following statements about dilute sulfuric acid are all correct. अच्छा जी, which two statements confirm the acidic nature of the solution? अब जरा ये पढ़ो। तो पहले कह रहा है white precipitate is formed when aqueous barium chloride is added. अब सल्फ्यूरिक एसिड में जो कि H2SO4 है, इसमें अगर आप बेरियम क्लोराइड डालोगे BaCl2, तो ये बना एसिड एंड सॉल्ट, तो इससे बन रहा है बेरियम सल्फेट। सही है। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है? क्या ऐसा कोई और रिएक्शन नहीं होता? दो सॉल्ट्स भी तो मिलकर एक नया सॉल्ट बनाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके। तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक नेचर कैसे पता चल रही है? ये सही तो है बात, लेकिन इज इट शोइंग द एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? ये तुम लोग बताओ मुझे। स्टेटमेंट 2 जो है वो कह रहा है द सॉल्यूशन टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमने एक चीज पढ़नी है सल्फ्यूरिक एसिड में, कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब किसी भी सोल्यूशन में से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो ये वाली ड्राइंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है, इससे एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इसी तरह और भी एसिड्स होते हैं, HCl भी होता है, वो तो नहीं करता ये काम। नाइट्रिक एसिड होता है, वो भी नहीं करता ये काम। फिर हमारे पास है 21, कह रहा है एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट द सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। हाँ, इंडिकेटर का काम ही होता है कि वो पता लगाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर एसिडिक है तो उसका पीएच क्या है, और अगर अल्कलाइन है तो उसका पीएच क्या है। तो एसिड, सारे के सारे एसिड, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सारे के सारे एसिड जो हैं वो इन यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऐड होने पे जो कलर चेंज देंगे वो पीएच लेस देन 7 होगा। तो दिस इज द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वाली। इसी तरह जो एसिड के हमने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़े हैं, तो उन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो वो कहता है कि द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड फॉर्मिंग अ ब्लू सॉल्यूशन। कॉपर ऑक्साइड के साथ ये हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड। तो सारे के सारे एसिड जो है वो बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्या होती है? मेटालिक ऑक्साइड ना। सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, दीज आर ऑल मेटालिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड होती हैं। बेसिक होती हैं जब भी तो एसिड से रिएक्ट करती हैं। तो ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है 3 और 4। ठीक है। बाकी 1 और 2 सल्फ्यूरिक एसिड ये काम कर रहा होता है, ये हम पढ़ेंगे। सिर्फ सल्फ्यूरिक ही एसिड ही ये काम कर रहा होता है, बाकी एसिड नहीं कर रहे होते। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो रिएक्शंस हैं, लेकिन ये एसिडिक नेचर को सल्फ्यूरिक एसिड की हाईलाइट नहीं करते। अगर ये एसिडिक नेचर को हाईलाइट कर रहे होते तो ये दो रिएक्शन जो है वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं बल्कि और भी एसिड के साथ हो रहे होते, जो कि नहीं होते। ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें पता है जब पेपर में बैठते हो तो सब कुछ पढ़ के बैठते हो तो क्वेश्चन मिक्स आते हैं कुछ, लेकिन क्वेश्चन छोड़ा नहीं करो। थोड़ा सा उसके साथ जंग कर लिया करो, लड़ लिया करो क्वेश्चन के साथ, ताकि जब सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा वो पढ़ते ही चैप्टर ये क्वेश्चन पक्का होगा तुम्हारा। ठीक है। क्वेश्चन 28, देखो क्वेश्चन 28 में कह रहा है विच रो शोज द पीएच वैल्यूज ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया बेसिक गैस है, बहुत बार बात हो गई है। ठीक है। तो उसका पीएच जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। पीएच वैल्यूज ही पूछ रहे हैं ना वो। अब क्या पीएच वैल्यू सबकी याद करके जाओगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। आपने बस रेंजेस देखनी है। एसिड का जो पीएच है वो लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच जो ग्रेटर देन 7 होता है। इस तरह से तो 50-60 कंपाउंड हो जाएंगे, तुम याद करने बैठ जाओगे क्या उनके पीएच? नहीं। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच होता है 7। बस ये समझ होनी चाहिए।
इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा तुम्हें। और अल्कली का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो आपने वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं सिलेक्ट करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। तो अब आप देख लो कि ग्रेटर देन 7 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 11 भी ग्रेटर देन 7 है, 13 ग्रेटर देन 7 है, 1 नहीं है। तो इससे डी ऑप्शन में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है ना, सॉल्ट है, सॉल्ट ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसका पीएच दिया हुआ है 7, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल है तो इसका पीएच 7 होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखो तो ए और बी में 13, 11 तो अल्कलाइन बता रहा है, 7 कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ सी में। तो यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। ले लो, खत्म हो गई बात। चाहो तो बाकी भी कंफर्म कर लो। HCl का पीएच एसिडिक दिया हुआ है 1 लेस देन 7। अमोनिया अगेन हमारी क्या बात हुई, बेसिक होती है, तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा 11। अब आप ये बोलो कि मुझे कैसे पता अमोनिया का पीएच 11 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 है। भाई यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न दैट, या आपने बस रेंजेस में सिलेक्ट करना था आंसर। अगर देखो इस क्वेश्चन से अगर कुछ सीखना चाहो ना, तो अमोनिया का पीएच उसने कितना दिया हुआ है 11, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच उसने कितना दिया हुआ है 13। इस क्वेश्चन से मैं एक चीज अपने लिए अगर पॉइंट बनाना चाहूँ ना, वो मैं ये बना सकता हूँ कि अमोनिया जो है ना वो वीक बेस है, ये वीक एल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच ज्यादा है। बस क्लास खत्म कर रहे हैं, बस ये क्वेश्चन 30 और कर रहे हैं। अहमद थोड़ी सी आज लेट हो गई थी क्लास। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो हो इस स्लॉट में तो आप क्लास लोगे ट्यूसडे थर्सडे वाली। अगर बाकी जो मेरे स्लॉट्स हैं वहाँ पे भी आप लोग, अब देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। अगर किसी और स्लॉट में कोई और चैप्टर चल रहा है तो वहाँ भी ले सकते हो। मैं आज आप लोगों को ग्रुप पे टाइम टेबल शेयर कर देता हूँ पूरा, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है ना, तो अभी ले सकते हो इजीली। तो कहीं पे कुछ पुराने चैप्टर्स चल रहे हैं जिनके मिस हुए हैं, तो वहाँ पे वाले चैप्टर्स ले सकते हैं। कहीं पे कुछ इससे आगे के चैप्टर चल रहे हैं वो ले सकते हो। तो जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो रिवाइज हो रहा होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है 4 गैस जार्स ईच कंटेन वन ऑफ द गैसेस अमोनिया, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया बेसिक गैस है, अब इतनी बार सुन लिया अमोनिया बेसिक गैस है, रात में भी यही आएगा ख्वाब में। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिडिक है, अगर गैसियस फॉर्म में है तो भी वो एसिडिक ही होगी। जैसी वो पानी के साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देती है। जैसी अमोनिया पानी के साथ कांटेक्ट में आती है वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देती है। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड, क्लोरीन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन क्लोरीन गैस का हमने एक टेस्ट पढ़ा था। वो टेस्ट क्या था कि क्लोरीन गैस को अगर मुझे चेक करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको डैम लिटमस पेपर पे अगर वो ब्लीच कर देती है तो वो टेस्ट फॉर आइंस का जो मैंने तुम लोगों को टेबल दिया था ना उसमें लिखा हुआ था। अभी खैर रखना, इस क्वेश्चन में वही कह रहा है कि इन विच गैस जार्स, अच्छा आगे क्या है, स्ट्रिप ऑफ डैम ब्लू लिटमस पेपर एंड स्ट्रिप ऑफ डैम रेड लिटमस पेपर। डैम लिटमस पेपर क्यों है, क्योंकि जब गैस टकराएगी उनसे तो वो गीली होगी तो ही वो अपनी एसिडिक और अल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करेगी ना। तो उसने दोनों लिटमस रख दिया, रेड भी रख दिया ब्लू भी रख दिया डैम करके। पहले जार में उसने अमोनिया डाला, दूसरे में HCl डाला, तीसरे में क्लोरीन, चौथे में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है एसिडिटी या अल्कलिनिटी से, ना ही लिटमस पेपर से। कह रहा है इन विच गैस जार विल बोथ द डैम लिटमस पेपर एंड द डैम रेड लिटमस पेपर चेंज कलर, मतलब ब्लू और रेड दोनों कलर चेंज कौन से जार में करेंगे। तो जो ए है उसमें अमोनिया जो है वो बेसिक गैस है, वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगी रेड में, और रेड लिटमस वैसे ही रहेगा। तो एक ही लिटमस का कलर चेंज हुआ ना, दोनों का तो नहीं हुआ। वही कह रहा है बोथ द लिटमस पेपर विल चेंज द कलर, तो ए नहीं हो सकता। इसी तरह सी देखो तो सी में हाइड्रोजन क्लोराइड है, एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है तो वो क्या करेगी, क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी मैंने ना अमोनिया का तुम्हें गलत बता दिया। अमोनिया रेड लिटमस को ब्लू करेगी ना।
रेड लिटमस को ये ब्लू करेगी, बेसिक गैस है ना। इसी तरह जो HCl है, एसिडिक गैस है, वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड कर देगी। ऑक्सीजन किसी का कलर चेंज नहीं करेगी, तो ए और सी में एक ही लिटमस का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन क्लोरीन क्या करती है, वो लिटमस को ब्लीच ऑफ कर देती है, चाहे वो रेड लिटमस हो चाहे वो ब्लू लिटमस हो, तो दोनों ब्लीच हो जाएंगे। तो दोनों ब्लीच हो रहे हैं, मतलब कलर उड़ रहा है उनका। ब्लीच होने का मतलब ये है कि वो फेड कर गया उनका कलर, तो दोनों का कलर चेंज हो रहा है ना। तो दोनों का कलर सिर्फ ऑप्शन बी में चेंज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इसलिए बी आंसर है। सही है। तो पास पेपर आगे कंटिन्यू करो होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पेपर 2 के साथ फिर कुछ टाइट्रेशन के क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना क्लास एंड करो।